तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंटेक्स 3.3 के बारे में, जिसमें सवाल यहां पर ये करता है कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर द सुटेबल कंडीशन। कहता है कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल का टेबल देखो और वहां पर उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी उनके रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हुए आप 3 ऐसे सब्सटेंस के बारे में बताओ जो इनको फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज का अर्थ होता है मतलब कि हमारा जो फेरस आयन यहाँ पर Fe2+ होता है, इसमें कोई यहाँ पर ऐसा सब्सटेंस, कोई मान लीजिए यहाँ पर X सब्सटेंस मिला दे जो सब्सटेंस क्या करे, इसको ऑक्सीडाइज कर दे। जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे मतलब खुद को रिड्यूस करके इसका इलेक्ट्रॉन निकाल के ये ले लेगा, मतलब कि यहां पर ये ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये बन जाएगा Fe3+। देखिए यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 बन गया है, दैट मींस यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। यानी Fe2+ का ऑक्सीडेशन, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हमेशा फेरिक आयन में होता है। तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा तो ये खुद बन जाएगा X-। तो मतलब कि यहां पर इसका हो गया, यहां पर देखिए गौर से, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर 0 था, इसका यहां पावर कितना हो गया, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, यानी इस पर हो रहा है रिडक्शन। इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर देखिए गौर से, तो यहां पर ये +2 से +3 हुआ है, तो इस पर हो रहा है यहां पर ऑक्सीडेशन। तो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है प्यारे बच्चों, वो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिस पर रिडक्शन होता है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यूं समझ लीजिए ना कि यहां पर इसका क्या हो रहा है, Fe2+ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, तो ये X करवा रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, जो रिडक्शन करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो यहां पर X हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप जब लिस्ट में देखिएगा वहां पर इलेक्ट्रोपोटेंशियल लिस्ट में जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें E0 यहां पर Fe3+ का Fe2+ में जो कन्वर्जन हो रहा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो हो गया वो 0.78 वोल्ट होगा, ठीक है। 0. कितना होगा, 78 वोल्ट होगा। अब जब यहां पर Fe3+ टू Fe2+ का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0.78 वोल्ट है, अब इसको वही ऑक्सीडाइज कर सकता है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो इससे ज्यादा है। यानी कि जिस सब्सटेंस का ये अगर X सब्सटेंस जो है इसको ऑक्सीडाइज करने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0.78 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि सिंपल बात है कि द सब्सटेंसेस having electrode potential more than 0.78 volt can oxidize Fe3+ Fe2+ ions, that means ferrous ion। फेरस आयन को वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर पाएगा जिनका की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.78 वोल्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब यहां पर ऐसे सब्सटेंस यहां पर आपको बोल रहे हैं, 3 सब्सटेंस को मेंशन करने बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर पहला सब्सटेंस ये ऐसा होता है एसिडिफाइड, एक होता है अल्कालाइन, एक होता है एसिडिफाइड, ठीक है ना। एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, ये ले लीजिए। या फिर दूसरा होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयंस Cr2O7 2- आयंस। और तीसरा होता है एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। ये 3 सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.78 वोल्ट से ज्यादा होते हैं, और जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होते हैं वही सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। याद रखिएगा एक चीज, जैसे कि आपको हम एग्जांपल दे दें, अगर हम जिंक को कॉपर 2+ में मिलाते हैं तो तुरंत यहां पर जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उससे तुरंत ये कॉपर को प्रेसिपिटेट कर देता है। जिंक जो है ना, अपने आप को जिंक जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे करके
इसको रिड्यूस करके यहाँ पर जो है कॉपर बना देता है और इटसेल्फ ये जिंक आयन बन जाता है। फॉर एग्जांपल जिंक जब कॉपर सल्फेट हो जाता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर को प्रेसिपिटेट करता है। अब जरा गौर से देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है, माने ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और ये जिंक से जिंक 2+ बन गया, माने कि यहाँ पर 0 से +2 बन गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो ऑक्सीडेशन किया है, जहां पर देखिए जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे जिंक का इलेक्ट्रोपोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है और कॉपर का इलेक्ट्रोपोटेंशियल +0.34 वोल्ट होता है, +0.34 वोल्ट होता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि अगर ये देखिए यहां पर जिंक यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए सब्सटेंस से जिसका 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 रिडक्शन हम करने जा रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना जरूरी होता है, तभी वो रिड्यूसिंग एजेंट हो पाएगा। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर करवाना होता, मान लीजिए जिंक का बात करें तो ये कॉपर 2+ जिंक को ऑक्सीडाइज किया है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक पर, तो ऑक्सीडाइज कौन किया है, ये तब ना इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सामने वाले सब्सटेंस से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो उसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो वही यहां पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना था, तो ऐसे ही सब्सटेंस इस फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा जो सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.78 वोल्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि आपने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.78 वोल्ट देखा है, ठीक है ना। इससे अधिक रखने वाले सब्सटेंस ही उसको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। तो और इससे अधिक सब्सटेंस 3 को मेंशन करने थे, यहां पर 3 मेंशन किया गया है। इन सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनसे ज्यादा है, इसलिए इनके पास एबिलिटी है कि वो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके फेरिक आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एनसीईआरटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।